इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान संकट पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर ये आ रही है कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि स्पीकर की अर्जी पर कल ही राजस्थान हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाला है। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ है। प्रभाकर, हाई कोर्ट का फैसला कल आने वाला है और ये जो सुनवाई थी ये तो इसीलिए थी ना कि हाई कोर्ट कैसे दखल दे सकता है, इस पर सुनवाई होगी सोमवार को। देखिए, अब एक तरह से ये कहें कि जो सियासी लड़ाई राजस्थान से शुरू हुई थी और भाया हाई कोर्ट गई थी और वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट आ गई है और सुप्रीम कोर्ट को ही अब तय करना है राजस्थान के सियासी जो घमासान मचा हुआ है। ये बात और है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो कल का आदेश है, कल जो फैसला आना है, उस पर रोक नहीं लगाया है, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि जो हाई कोर्ट का फैसला होगा वो अंतिम नहीं होगा, वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल हियरिंग के बाद जो फाइनल फैसला होगा उस पर निर्भर करेगा। तो मतलब ये कि कल जो भी फैसला आए हाई कोर्ट का वो अंतिम नहीं होगा, वो कंडीशनल होगा। कंडीशनल इस लिहाज से होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई ये होनी है कि क्या अयोग्यता के मामले में अंतिम फैसला के पहले किसी भी कोर्ट को ये अधिकार है, अख्तियार है, पावर है क्या दखल देने का, इस मसले पर सुनवाई होगी। दूसरी बात ये कि अब दल बदल विधेयक कानून के उस पर्टिकुलर सेक्शन की सो बात हो रही है जहां पर बात हो रही है कि स्वैच्छिक तरीके से किसी विधायक ने अगर इस्तीफा दे दिया हो या पार्टी छोड़ दिया हो, तो यहाँ पर उस स्वैच्छिक ढंग से छोड़ने का जो प्रोसेस होगा उसकी परिभाषा क्या होगी ये भी तय करना, क्योंकि एक लीगल पॉइंट है जो हाई कोर्ट में लोगों को परेशान करा है, दोनों पार्टी के लोगों को परेशान करा है और हाई कोर्ट को भी परेशान कर रहा है। तो मतलब ये कि जितने कानूनी पहलू रह गए हैं इसमें और इससे जुड़े हुए, चाहे अभी तक, हालांकि साक्षी मैं बार बार यही बात कहता हूं कि जब से दल बदल विधेयक कानून जो आया तब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दर्जनों बार फैसले आए हैं, लेकिन कोई न कोई मामला रह जाता है। तो साक्षी एक बात और अपने दर्शकों को बता दूं कि जो एक इंप्रेशन बना हुआ था कि सचिन पायलट और उनके विधायकों को मीटिंग में भाग लेने के लिए व्हिप जारी किया गया था, आज कपिल सिब्बल की तरफ से यानी स्पीकर की तरफ से कोर्ट में सफाई दी गई कि दरअसल वो एक नोटिस था, वो व्हिप नहीं था। तो एक बात ये हुई और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि क्या विधायकों के असंतोष को, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको अयोग्यता का डर दे करके उनकी आवाज़ को चुप कराया जा सकता है क्या। सुप्रीम कोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि महज ये विधायकों की योग्यता और अयोग्यता का सवाल नहीं है, सवाल बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि ऐसे में लोकतंत्र कैसे चलेगा, ऐसे में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और इसीलिए कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई का फैसला किया है। सोमवार को सुनवाई होगी, कल हाईकोर्ट का फैसला आएगा, हाईकोर्ट का फैसला अंतिम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब सोमवार को सुनवाई होगी, उम्मीद की जा सकती है कि सुनवाई लंबी चलेगी, 2-4 दिन चलेगी, हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन चले। तो वो जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का वही आखिरी फैसला होगा, हाईकोर्ट का फैसला अनंतिम होगा। साक्षी। प्रभाकर, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या लोकतंत्र में असंतोष को दबाया जा सकता है, क्योंकि अगर ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट करता है और अगर इसी के आधार पर आने वाले समय में फैसला आता है तो आगे जितने भी दल बदल कानून को लेकर कभी चुनौतियां जाएंगी तो इसका जिक्र हमेशा होगा। साक्षी, एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि जब भी कोर्ट की टिप्पणी होती है, कोर्ट की टिप्पणी में और अंतिम फैसले में बहुत अंतर होता है। तो जो कोर्ट की आज की टिप्पणी है कि क्या विधायकों की आवाज को इस तरह से दबाया जा सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये टिप्पणी जब कोर्ट का फैसला आए, अंतिम फैसला आए, उसमें भी परिलक्षित हो, उसमें भी ये दिखे। ये सुनवाई के दौरान कोर्ट की इस तरह की टिप्पणियां आती हैं। लेकिन साक्षी, ये टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि ये जो मसला है बहुत महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान से चलकर सुप्रीम कोर्ट आया है। ये मसला इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि ये केवल योग्यता और अयोग्यता का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, कि जिस तरह से डिफेक्शन हो रहा है, जिस तरह से किसी पार्टी, किसी सरकार के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो क्या इस तरह से लोकतंत्र कैसे चलेगा, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई का। बिल्कुल प्रभाकर, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और बढ़ते आगे, बिहार में कोरोना का संकट बड़ा है, लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठ रहे हैं और इसी संकट के बीच पटना एम्स में हड़ताल हो गई है। कर्मचारियों ने अपनी तमाम मांगों को लेकर कामकाज ठप कर दिया, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इलाज के लिए भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये पटना एम्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्टाफ ने ही आगे काम करने से मना कर दिया है और ये
जब से हड़ताल शुरू हो गई है उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखिए आप, पूरा स्टाफ इस वक्त अस्पताल के बिल्डिंग से बाहर आ चुका है। बारिश हो रही है लेकिन तब भी सब लोग बाहर ही खड़े हैं, सबने हड़ताल कर दी। जिस तरह से कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है और उसके बाद जिस तरह की लापरवाहियां सामने आ रही हैं, स्टाफ ने ही हड़ताल कर दी। जो पहला डिमांड है कि हम यहाँ पे 3 से 4 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमें भी एम्स का अंग मान करके हमको एम्स के जैसा, जैसे एम्स के एम्प्लॉई को जैसे हमको मान्यता दिया जाता है उसी तरह से हमको भी मान्यता दिया जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमको पूरी तरह से परमानेंट करो, लेकिन जो भी है हमको भी मान्यता मिलना चाहिए एम्स के स्टाफ के जैसे। हमारी डिमांड में ये एक तो जॉब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है कि हमको हमारी जॉब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। सेकंड हमारी जो है ये है हमारी सैलरी इंक्रीमेंट का, जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि समान कर्मचारी समान वेतन, ये सेम वर्क सेम पे, तो इसके रिगार्डिंग हमारी सैलरी इंक्रीमेंट का है। एक हमारी जो लीव है और अभी कोई जॉब मेडिकल लीव है, सिक लीव है, इनमें थोड़ा कंसेशन है। सब लोगों को ये डर बना हुआ है अभी इस कोरोना महामारी के अंदर कहना, ये सब लोग जॉब कर रहे हैं, किसी को इन्फेक्टेड हो जाता है, किसी को कहना कोई भी कहना भाई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ना, कहना जॉब में कहना कोई पैसा ज़्यादा है, अभी किसी को कुछ हो गया तो उसकी फैमिली क्या करेगी। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि कहना इनका कहना जॉब सिक्योर हो। बिहार एक तरफ कोरोना से परेशान है तो दूसरी तरफ बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। मुजफ्फरपुर में कई जगह बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हजारों लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। हमारे संवाददाता सौरभ कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। हैं बाढ़ में अगर लोगों का दर्द दिखाना है तो आपको उनके सामने जाना पड़ेगा, उनके नजदीक जाना पड़ेगा, तभी आप उनके दर्द को बखूबी दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं यह जो घर है यह पूरी तरीके से डूब चुका है। जो लोग हैं वह पलायन की स्थिति में है, यहाँ से घर से अपने अपने सामान को निकाल रहे हैं। ये बताइए आपके घर में कितने लोग थे? हम लोग कम से कम 12-14 लोग थे, जिसमें मतलब कि पानी 1 हफ्ते से आ चुके हैं। यहाँ पे कोई अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ, इसलिए हम अपने मतलब जहाँ तहाँ सेटिंग कर रहे हैं और हम लोग स्कूल में हैं। डर नहीं लग रहा है? एक तो कोरोना का कहर है और ऊपर से बाढ़ का पानी। डर तो लग रहा है पर क्या कीजिएगा, इसमें तो बाढ़ परेशान किया हुआ है, एक तो कोरोना परेशान कर ही रखा है। कितना दिन से पानी आया है? पानी कम से कम ये 10 दिन हो गया, आज 10 दिन से पानी आ रखा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। और घर की जो महिलाएं थी सब कहाँ गई? सब अपने अपने मायके पहुँचा दिए, और मम्मी और मेरा भाई लोग और ये सब है जो स्कूल में है। तो हर साल बाढ़ आता है यहाँ पे? तो हर साल बाढ़ ही आता है। सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं, सरकारी मदद कुछ भी नहीं? अभी तो कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं लोग जो है अपने अपने सामान को लेकर घर खाली कर रहे हैं। लगभग जो घर है वह पूरी तरीके से खाली भी हो चुका है। घर के जो महिलाएं थी उन्हें ननिहाल भेज दिया गया है, क्योंकि गांव जो है पूरी तरीके से डूब चुका है। यह स्थिति है, यह दर्द है गांव वालों का, लोगों का, और उनका एक ही गुस्सा है सभी लोगों का कि यहाँ पर सरकारी व्यवस्था बिल्कुल नगण्य है। सहयोगी मुकुल के साथ सौरभ कुमार, मुजफ्फरपुर, न्यूज़ 24। पूरे उत्तर बिहार को बाढ़ ने अपने चपेट में ले लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर गांव में। आप देख सकते हैं पूरा जो गांव है वह जलमग्न हो गया है। लोगों के घरों में काफ़ी ज़्यादा पानी घुस गया है, लोग पानी में रहने को मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों ने यहाँ से यानी अपने गांव से उन्होंने पलायन भी कर लिया है। लोग जो बांध है, NH है, वहाँ पर रहने को मजबूर है। लेकिन हम इनसे ये जानेंगे कि क्या इन तक जो है सरकारी व्यवस्था पहुँची है, कोई सरकारी मदद पहुँचा है आपके पास? कितने दिनों से आपके गांव में पानी है? पानी तो 2 महीना से, 2-3 महीना से पानी है। या घरों गिर गया लख रहेला से। कब बनाई थी घर? मन माटी पर लख जुड़ाल ना, तो घरों गिर गया, घर में पानी घुस गया, खाए वाला न है हमरा सबके। ये गांव की स्थिति है। गांव के लोगों का कहना है कि इनके पास खाने पीने के लिए नहीं है। गांव के जो घर के जो अन्य सदस्य थे वह घर छोड़कर चले गए हैं। यह अकेली महिला है, इनका कहना है कि हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन गांव वाले दया करके कुछ कुछ दे देते हैं, उसी से हमारा खाना हो जाता है। सरकारी व्यवस्था बिल्कुल नगण्य। सरकार को पता है हर साल बाढ़ आती है, लेकिन व्यवस्था जो है वह कुछ भी नहीं है। ज़मीनी हकीकत यही है, ज़मीनी तस्वीर यही है, हम जो आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।